नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 18/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए बेहतर तैयारी हेतु आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। बाकी दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही जाइएगा, क्योंकि उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी का वचन और नारा पूछा, आविष्कार आविष्कारक पूछा, तो आपको ऐसा क्वेश्चन प्रसिद्ध आविष्कार आविष्कारक ये सब रट के जाना चाहिए ताकि आपको सफलता एक बार में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों बेसिक की ओर चलते हैं, तब क्वेश्चन में मजा आएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि वेदों की संख्या 4 होती है दोस्तों, और पहला वेद का नाम है ऋग्वेद, दूसरा वेद का नाम है दोस्तों सामवेद, तीसरा वेद का नाम है यजुर्वेद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और चौथा वेद को बोलते हैं अथर्ववेद। सभी के उपवेद भी होते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद का नाम है शिल्प वेद। बाकी यजुर्वेद का उपवेद तो यहाँ देख ही रहे हैं, धनुर्वेद है। सबका जनक जान लेते हैं। आयुर्वेद के जनक याद रखेंगे ब्रह्मा भगवान को कहा जाता है, जबकि गंधर्व वेद का जनक दोस्तों नारद मुनि को कहा जाता है, एवं शिल्प वेद के जनक देव शिल्पीकार विश्वकर्मा भगवान को कहा जाता है, जबकि धनुर्वेद का जनक विश्वामित्र को कहा जाता है। अब चारों का संबंध जान लीजिए। आयुर्वेद का तो जान ही रहे हैं, चिकित्सा से संबंधित है, पहला ऑप्शन। गंधर्व वेद कला के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन कला एवं संगीत क्षेत्र से। धनुर्वेद का तो आप जान ही रहे हैं, आप वर्ड सुने होंगे राम धनुर्धारी, माने धनुष लेके राम रहते हैं, और धनुष का उपयोग युद्ध में आता है, इसलिए युद्ध कौशल से संबंधित है धनुर्वेद। जबकि शिल्प वेद वास्तुकला से यानी दूसरा ऑप्शन से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए कितना बेसिक हो गया, अब अच्छा लगेगा, सब तरह का नॉलेज आपको हो गया। इससे प्राचीन धर्म ग्रंथों से रिलेटेड कुछ फैक्ट और पूछे जाते हैं, उसको रट लीजिए। वेदों की संख्या 4 होती है, वेदांगों की संख्या 6 होती है दोस्तों, जिसको कि शास्त्र भी बोलते हैं। उपनिषद की संख्या 108 होती है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। आपको ये भी पता है कि हर एक सेट में मैं फर्स्ट में और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए कहता हूँ, तो आज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में गैट बोलते हैं दोस्तों, GATT। गैट जो है अस्तित्व में 1 जनवरी 1948 को आया, 1 जनवरी 1948 में आया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और गैट का नाम बदलकर 1995 में मराकेश संधि के तहत WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी वर्तमान में इसमें 166 देश शामिल है। जिस 166वां नंबर का देश अगर आपसे पूछे तो तिमोर लिस्टे बताइएगा। और WTO के अभी जो हेड हैं नगोजी ओंकोजी इवेला हैं, जबकि WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO पूरे विश्व के व्यापार को रेगुलेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज ने ही लिखा था कि भारतीय समाज को उस समय 7 वर्ग में विभाजित किया था। तो कहा गया है, क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका के अनुसार भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा था? ऐसा क्वेश्चन आता है, 7 वर्गों में।
मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से ही मौर्य नगर के प्रशासन के जानकारी मिलता है। उसी तरह से हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कालिदास हैं। और कालिदास का एक प्रसिद्ध जो है नाटक याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और यज्ञवालक स्मृति, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो यह गुप्त काल में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? माने अधातु से रिलेटेड कौन सा सत्य नहीं है? तो अधातु से रिलेटेड चालक सत्य नहीं है, क्योंकि अधातु लोग चालक नहीं होता है। अधातु सब लोग बोल दिए। अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं दोस्तों। बाकी अधातु हल्के पदार्थ होते हैं, भंगुर होते हैं, मंद और दीप्त रहित मतलब चमक रहित होते हैं। अधातु का ये गुण है। अधातु याद रखेंगे कि कोई भी अधातु के अंतिम कक्षा में या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से याद रखिएगा यह पी ब्लॉक का तत्व होता है। पी ब्लॉक का तत्व। अधातु को 14, 15, 16, 17 और 18वां वर्ग में रखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एकमात्र अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम ब्रोमीन है। जबकि धातु तो जान ही रहे हैं, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा होता है। और अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं, जबकि अपवाद के रूप में याद रखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1988 में यूएन शांति सेना को, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन शांति सेना को 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जान ही रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यह पूरे देश पर पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करता है दोस्तों इसका सेना। तो इसको सेना मिलता है कहाँ से? तो सभी देश अपने अपने सेना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं। यूनाइटेड नेशन सेना का जो गठन 29 मई 1948 को हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के पास अपना सेना नहीं होता है, सब देश अपना सेना भेजता है यहाँ पे। और इसको आप पहचानिएगा कैसे? तो यूनाइटेड नेशन जो उसका शांति सेना का कैप या हेलमेट जो होता है वह नीला रंग का होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह 1988 में इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अभी वर्तमान में याद रखिएगा कि नोबेल के लिए शांति पुरस्कार 2024 में जापानी संस्था एक निहोन हिंडाक्यो है उसको मिला है, जबकि 2023 में नरगिस को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में 1901 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो टिस्को है दोस्तों, भारत का सबसे पहला और बड़ा लौह इस्पात संयंत्र। टिस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन एंड एस फॉर स्टील, सीओ से कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि साचकी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में स्थापित किया गया था। 1907 में। बहुत बार पूछा है टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, यह खरकई नदी के तट पे अवस्थित है दोस्तों। बहुत सारे लोग पढ़े हैं कि जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पे अवस्थित है। तो स्वर्णरेखा बड़ी नदी है, उसी की सहायक नदी है खरकई नदी, तो इसको याद रखिएगा। हमारे एग्जाम में पूछा गया था एक बार। इस्पात संयंत्र से 4 क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। बोकारो का दोस्तों रूस के सहयोग से हुआ था। भिलाई का रूस के सहयोग से हुआ था, जबकि एक दुर्गापुर का पूछता है, दुर्गापुर का ब्रिटेन के सहयोग से यानी इंग्लैंड के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शासन के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था दोस्तों। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक भारत का कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बना था, जबकि 1858 से 1862 तक भारत का प्रथम वायसराय बना था। और इसके काल में महत्वपूर्ण घटना घटा था दोस्तों, क्या चीज़? 1857 का सैनिक विद्रोह। इसी के समय में 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। अच्छा, भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन बताइएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जबकि आपसे अगर पूछे स्वतंत्र भारत का अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा
तब चक्रवर्ती राजगोपालचारी बताइएगा। यहाँ एक ऑप्शन है सर जॉन मैकफर्सन। यह दोस्तों 1885 से 86 के बीच बंगाल का पहला कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी के बारे में तो जान ही रहे हैं, हड़प नीति लाया था। क्वेश्चन है EU मतलब यूरोपीय यूनियन का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना। तो यूरोपीय यूनियन का चेक गणराज्य ऐसा देश बना जो समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दिया। अगर आपसे पूछे कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था, तब बताइएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड। समलैंगिक विवाह में होता है दोस्तों एक लिंग वाले दो लोग आपस में विवाह करते हैं, जैसे लड़का लड़का आपस में विवाह कर लेता है, लड़की लड़की, ये सब। EU से आप जान रहे हैं यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में अभी तो 27 संगठन और देश मिला के 27 हैं। अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन इससे निकल गया था, उसको कि ब्रेग्जिट शब्द दिया गया था जो कि 2020 में निकला था। अंतिम देश जो बना है इसमें शामिल हुआ था वो क्रोएशिया था। ये दूसरा नंबर ऑप्शन, इसको ध्यान में रखिएगा। यह कब बना था दोस्तों? 2013 में यूरोपीय यूनियन का जो है सदस्य बना था क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला भारतीय न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी दोस्तों। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि खाली न्यायाधीश बनी थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पुरुष और महिला न्यायाधीश के साथ एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है 34 दोस्तों। 33+1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश पुरुष महिला मिला के होते हैं। वर्तमान में इतने ही हैं। याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार 124 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और 26 जनवरी 1950 को भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आ गया। अभी वर्तमान में संजीव खन्ना जो हैं वो भारत के 51 क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने सिफारिश किया है कि भारत के 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे दोस्तों? BR गवई। BR गवई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ करेंट के तौर पे याद रखिएगा, अभी बता दिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अपने समय से सब रिटायर करेंगे, तो भारत के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 2027 में BV नागरत्ना बनेगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो भारत के पास सबसे बड़ा घरेलू उपग्रह संचार प्रणाली है। विभिन्न प्रकार से, जैसे नौ संचार उपग्रह प्रणाली, चाहे और भी विभिन्न प्रकार के सभी मामलों में। इसीलिए एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है अमेरिका, रूस, चीन के बाद पूरे एशिया में शक्तिशाली देश के रूप में आता है, चौथा पोजीशन पे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो सबसे पहले जान लीजिए कि चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम क्या है। तो विक्रम नाम है। इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है दोस्तों, क्योंकि विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। हालांकि चंद्रयान से रिलेटेड फैक्ट सभी सेट में करवा दिया हूँ, लगभग हर एक 2-3 सेट के बाद करवा देता हूँ दोस्तों, ताकि याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। फिर से शॉर्ट में देख लीजिए। चंद्रयान फर्स्ट सबसे पहले लॉन्च 2008 में किया गया था। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा दोस्तों? LVM-3 M1 के द्वारा, यानी लॉन्ग व्हीकल मार्क 3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर विक्रम जो लैंडर था दोस्तों, वह सॉफ्टवेयर के त्रुटि के कारण क्रैश हो गया था। और रोवर का नाम प्रज्ञान था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है ज्ञान। अच्छा, 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया और उसके लैंडर का भी नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सल्फाइड जो अयस्क होते हैं वो अतिरिक्त वायु के उपस्थिति में ज़्यादा गर्म करके ऑक्साइड में उसको बदल दिया जाता है, उसको भर्जन कहते हैं। जबकि कार्बोनेट अयस्क पूछे, ये तो सल्फाइड अयस्क था, अगर आपसे पूछे कि कार्बोनेट अयस्क को अतिरिक्त वायु के उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? तो निस्तापन। निस्तापन
ऐसा क्वेश्चन बराबर आता है। अगर सल्फाइड अयस्क के ज़्यादा वायु के उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलते हैं तो भर्जन और कार्बोनेट, यहाँ सल्फाइड की जगह अगर क्वेश्चन में कार्बोनेट लिखा जाए, सेम बाकी सेम चीज़ लिखा रहे तो उसको निस्तापन कहेंगे। अच्छा, अयस्क का यहाँ चर्चा हो रहा है, तो अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को गैंग कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और अयस्क से बहुत सारा चीज़ निकलता है, उसको जैसे अभी आप पढ़े होंगे कि लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता के परत चढ़ाया जाता है, उसको जस्तीकरण या फिर यशदलेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहला रैपर का नाम क्या है? तो केंड्रिक लैमर, पहला रैपर। रैपर किसे कहते हैं? तो जो मतलब कहानी के जैसा गाना गाता है उसको रैपर बोलते हैं। जैसे भारत में हनी सिंह, बादशाह, ये सब हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार मेन रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1917 में हुई, लेकिन इसको संगीत के भी क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी तक कुल 11 भारतीयों को, करेंट में याद रखिएगा, 11 भारतीयों को जो है पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। URL https://www.d2h.com/login.php में इनमें से कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? तो /login.php यह पाथ है, रास्ता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग समझते हैं कि कोई भी URL क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL में शामिल होता है 4 से 5 टॉपिक। पहला ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम, दूसरा कोलोन या फिर 2 स्लैश जो रहता है वो, तीसरा सर्वर का नाम, इसको डोमेन नेम भी कहते हैं, और चौथा वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता होता है जिसको कि डायरेक्टरी पाथ बोलते हैं, और पांचवा फाइल का नाम होता है। 4-5 चीज़ होता है। इसको थोड़ा समझिए, हम लोग डिटेल से चलते हैं। मेरे वीडियो अगर आप देखते हैं तो समय को ध्यान में न रखिए, क्योंकि जितना डिटेल पढ़िएगा, मैं शॉर्ट में कोशिश नहीं करता हूँ बचाने का। टाइम जितना लगे दीजिए, क्योंकि अभी तो ही आपका टाइम दीजिएगा वही तो आपका काम आएगा दोस्तों, जितना डिटेल पढ़िएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अभी 5 चीज़ बताएं तब समझ में आएगा आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं HTTP, ये विसर्ग / रहता है दोस्तों। एक और लेते हैं www.google.com, फिर लगा दीजिए कुछ /HTML, फिर स्लैश लगा दीजिए इंडेक्स HTML। अब समझिए क्या, अभी 5 चीज़ बताए। पहला जिसमें जो शुरू रहता है उसको ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम बोलते हैं। उसके बाद स्लैश और ये 2 रहता है, विसर्ग और स्लैश दोनों रहता है, इसको बोलते हैं कोलोन दोस्तों। उसके बाद www.google.com, ये पूरा चीज़ को बोलते हैं डोमेन नेम, तीसरा नंबर को। उसके बाद HTML जो लिखा स्लैश के बाद, इसको वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता बोलते हैं, चौथा हो गया। उसके बाद स्लैश के बाद इंडेक्स HTML जो हुआ, ये 5वां हो गया, इसको फाइल का नाम बोलते हैं। ये 5 को सुन लीजिएगा फिर से डिटेल से। अब इसमें खोजिए क्या कह रहा है, कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान। वेब पेज का रास्ता कौन बोले थे दोस्तों? चौथा नंबर देखिए, पहला HTTP हो गया, ये पहला नंबर, विसर्ग और ये स्लैश हो गया दूसरा, कोलोन ये तीसरा नंबर यहाँ तक। जैसे हम google.com किए तो www इतना हो गया, ये तीसरा डोमेन नेम हो गया दोस्तों। और चौथा देखिए लॉगिन PHP, ये इसको क्या बोले थे? तो डायरेक्टरी पाथ या वेब पेज पहुँचने का रास्ता। तो यही तो कह रहा है, क्वेश्चन में भी कह रहा है कि वेब पेज के पहुँचने का रास्ता, यही तो चौथा है। तो इसी चौथा को आंसर सेलेक्ट किया गया। इसको फिर से समझिएगा दोस्तों, देखिए इतना टाइम दिए, अगर शॉर्ट में सब जैसा निकाल देते तो आप नहीं समझिएगा, तो इसलिए हम डिटेल में बताएं। इसको फिर से बैक करके एक बार समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो ऑटोमेटिक सब लोग मार देंगे इसको, सैटेलाइट तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है दोस्तों। यह क्या तरंगदैर्घ्य और किरण पे काम करता है। जैसे अभी भी ब्रॉडबैंड सेवा बहुत सारा जियो का, BSNL का आया है, तो ब्रॉडबैंड वहाँ सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है। ये तो घर में आपको भले तार से मिलेगा या फिर जो भी ये चीज़ होता है। तो इसमें एक डायल अप देखिए लिखा हुआ है, डायल अप लाइन किसे कहते हैं? तो डायल नाम ही से पता चल रहा है
कि इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल करके संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसको स्विच लाइन भी कहते हैं, स्विच लाइन। उसी तरह से एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन में क्या होता है, तो इसमें टेलीफोन लाइन का प्रयोग डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में किया जाता है। इसमें कंप्यूटर हमेशा नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है, इसलिए संपर्क स्थापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसमें एनी टाइम ऑनलाइन रहता है। इसमें संचार व्यवस्था ये सब दोस्तों सैटेलाइट के माध्यम से होता है, और संचार व्यवस्था के लिए भूस्थैतिक उपग्रह का उपयोग किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि भू स्थित उपग्रह जो होते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों। यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रक रेखा, जिसको कि LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत चीन के पास क्या है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रक रेखा के आसपास स्थित एक हिमानी है, यानी हिमालय हिम से ढका हुआ पर्वत है। बलूची भाषा में इसका सियाचिन का नाम है गुलाबों की भरमार। जैसे मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला, तो बलूची भाषा में गुलाबों का भरमार। ऑपरेशन मेघदूत का शुभारंभ 1984 में किया गया था। उसी के द्वारा भारत सियाचिन क्षेत्र के अधिकांश भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, हालांकि कुछ भाग पर पाकिस्तान का भी नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आज भी गांव समाज में देखिएगा, किसी भी माँ का पहला बच्चा का नाम अगर मान लिया जाए कुछ विकास है, तो पूरा टोला उसको विकास के मम्मी से बोलते हैं। बाद में विकास के बाद अगर उनका बेटा कोई और मान ले संतोष हो गया, तो संतोष नहीं बोलते हैं, ज़्यादा विकास के नाम से फेमस हो जाए, विकास का मम्मी। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, यानी बड़ा बेटा हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल जी थे। और मोहनजोदड़ो का खोज दोस्तों 1922 में हुआ, और इसके खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल और जनसंख्या का सबसे बड़ा स्थल है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का। अच्छा, लोथल के खोज RN राव के द्वारा किया गया, जबकि कालीबंगा के खोज अमलानंद घोष ने किया, और इसका विस्तृत खोज BV लाल और BK थापर के द्वारा किया गया। बनमाली के खोज RS बिष्ट ने किया। रोपड़ के खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। एक आलमगीरपुर है, उसका भी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही किया गया। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ होता है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा फैक्ट मन करता है बताने का, लेकिन वीडियो लंबा के कारण नहीं बता पाते हैं, लेकिन मेरे सभी दोस्त लोग हम देखते हैं, बहुत लास्ट तक वीडियो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेरा जो वीडियो देखने आता है हम जानते हैं कि पूरा सुनता है, क्योंकि जो डिटेल में जानना चाहता है वही मेरा वीडियो देखता है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को कहा जाता है दोस्तों। शिलांग क्या है, मेघालय की राजधानी है। अभी समय अगर कम दीजिएगा, माने हम लोग गांव के भाषा में उसको धुरफंदिया गिरी बोलते हैं, अगर किसी तरह से धोखा दे, समय के साथ धोखा दीजिएगा तो पक्का जीवन में धोखा होगा जिंदगी भर। इसलिए अभी टाइम जितना लगे तो लगे, हमारा टाइम बच के ही क्या करेगा जब हम बेरोजगार ही घूमेंगे, तो इसलिए जितना टाइम लगे एकदम पढ़िए। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है शिलांग को कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे भौगोलिक उपनाम भी पूछे जाते हैं, जो कि हर एक सेट में, पिछले 2-3 सेट में मैं कराते रहता हूँ। आज भी कुछ सुन लीजिए। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, जहाँ अभी सुअर के बच्चे लोगों ने आतंक फैला दिया है पहलगांव में आतंकी हमला करके। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है दोस्तों, सॉरी। नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। लीची शहर मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। अच्छा, संतरा नगरी नागपुर को कहा जाता है। तो ये सब रट के रहिएगा, बहुत सारा चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कौन है,
रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, बिल्कुल सही है, गलत तो है नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि रक्त की कमी से अनीमिया नामक बीमारी होती है, यानी रक्त अनीमिया से बचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है। कह रहा है गलत कौन है, तो गलत है रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, बिल्कुल गलत है। रक्त जो है दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक है, जो कि मेरा सबसे पहला नौकरी मेरा 2015 में ग्रुप डी में रांची में हुआ था दोस्तों। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था यही कि रक्त क्या है, और 4 ऑप्शन दिया गया था, एक तरल संयोजी ऊतक है, एक असंयोजी ऊतक है, ऐसा करके। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसमें 2 प्रमुख घटक होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, जिसमें मोटा मोटी 55% प्लाज्मा होता है और 45% दोस्तों मोटा मोटी रक्त कणिका होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। फाइब्रिनोजन रहित जो प्लाज्मा होता है ना, उसको सीरम बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, रक्त से याद आया, ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। हालांकि बहुत बताने का तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज देके चलते हैं हम लोग आगे। फिर से सभी सेट में कुछ नया नया कराते रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा विकल्प का पहला बार इस्तेमाल कब किया गया, तो नवंबर 2013 में। नोटा मतलब होता है दोस्तों नन ऑफ द एभव, नोटा। नोटा जो है उच्चतम न्यायालय ने 2013 में चुनाव आयोग को ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम एवं मत जो पत्र होता है उसमें नोटा का प्रावधान करने का आदेश दिया था सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले 2013 में। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, VVPAT, इसका भी फुल फॉर्म, इसका नाम फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो इसका भी याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि नोटा का सर्वप्रथम उपयोग केरल विधानसभा चुनाव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है, तो लैसमेनिया। काला अजार मतलब शॉर्ट में काला जार बोलते हैं दोस्तों। लैसमेनिया क्या है, एक कोशिकीय जीव है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से बहुत सारा और भी पूछा जाता है कि मलेरिया, तो मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जबकि यह प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। एक निद्रालु व्याधि होती है, जो जिसको ज़्यादा नींद आने लगता है, उसको ट्रिपनोसोमा बोलते हैं, उसके कारण फैलता है। कृमि से होने वाला रोग है, जैसे आंत से रिलेटेड कृमि संक्रमण, फील पाँव, ये सब कृमि से। बहुत सारे जीवाणु से होते हैं, जैसे ट्रिक आप पढ़े होंगे, पंडित का टिक न्यू है, ये ट्रिक हम ऐसे ही रटे हैं दोस्तों। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेडिक, का से काली खांसी, टीट से टिटनेस, का से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा, ये सभी दोस्तों जीवाणु से होते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जितना डिटेल में जैसे आप देखिए उतना हम छाट लिए, उतना बीमारी को कि जीवाणु से होता है, ट्रिक रट लिए, तो उतना आएगा ऑप्शन में रहेगा तो कम से कम छाट देंगे। तो ऑप्शन छाटने में जब आसानी मिलेगा तो सही ऑप्शन तक पकड़िएगा। जिस दिन आपको ऑप्शन छाटने आ गया उस दिन नौकरी लग जाएगा। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन, और ऑप्शन छाटने कब आएगा, जब आपको पूरा डिटेल नॉलेज रहेगा, जितना बेसिक नॉलेज रहेगा। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में हुई थी दोस्तों चालू। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में शुरू हुई थी, और 1972 में सबसे पहले मेट्रो रेल चलाने की योजना बनी, और 1975 में इस योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया गया। कोलकाता मेट्रो ट्रेन को भारत का 17वां जो है जोन घोषित किया गया है। अभी इसको करंट के रूप में याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, इसको याद रखिएगा। साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारतीय रेलवे का 18वां जोन बनाया गया है, जिसे वर्ष 2019 में तत्कालीन रेल मंत्री जो थे पीयूष गोयल, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। यानी अभी पूछा अभी वर्तमान में कितना जोन है, तो 18 जोन है, और कितने बोर्ड हैं, तो 21 बोर्ड हैं। भारत का अभी आधुनिकतम मेट्रो रेल सेवा जो सब सुविधाओं से लैस है, दिल्ली मेट्रो रेल। मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण जापान और दक्षिण कोरिया के कंपनी के सहयोग से बनाया गया है भारत में।
इसको भी ध्यान में रखिएगा। दिल्ली का अक्सर पूछता है, दिल्ली में ये देखिए ऑप्शन गलत है, दिल्ली में 2002 में चालू हुआ था मेट्रो सेवा। ई श्रीधरन के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो रेल का निर्माण किया गया था, इंजीनियर श्रीधरन के नेतृत्व में, इसलिए भारत का मेट्रो मैन भी इंजीनियर श्रीधरन को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन याद रखिए कि भारत में पहला बार मोनो रेल मुंबई में चला था 8 जून 2014 को। भारत में मुंबई में ही मोनो रेल चलाया जाता है, जो 2014 में स्टार्ट हुआ पहला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म डैश में स्थित है, तो गोरखपुर में। उस समय क्वेश्चन में गोरखपुर था ही दोस्तों, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा कि कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, जो 1500 मीटर प्लस है इसका लंबाई, 1507-8 ऐसे ही करीब है दोस्तों, 1500 प्लस याद रखिएगा। कर्नाटक सरकार अभी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया है, उसको याद रखिएगा, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जंक्शन बोलते हैं उसको। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। भारत में जानते ही पहला रेल 16 अप्रैल 1853 को चला, बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था और 14 डिब्बे उसमें लगे थे और 400 यात्री करीब ट्रेवल किया था। उसमें 3 इंजन लगा था, सिंध, सुल्तान और साहब, कभी कभी इंजन का नाम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुटीर उद्योग से रिलेटेड कौन सत्य नहीं है? तो इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है, नहीं। कुटीर मतलब छोटा उद्योग होता है, तो उन्नत टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, बिल्कुल सही, छोटा पैमाने पे उद्योग ये होते हैं, जैसे मोमबत्ती उद्योग, अगरबत्ती उद्योग और छोटा छोटा चीज़, गुड़िया उड़िया बनाना। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है, सब परिवार मिलकर गुड़िया बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। कुटीर उद्योग आबिद हुसैन समिति एक है, वो लघु उद्योग से संबंधित है। बहुत बार पूछता है ना कि चेलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर से संबंधित, तो याद रखिएगा आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। एक मीरा सेठ समिति भी हथकरघा उद्योग से संबंधित है। एमएसएमई का नाम सुना है, भारत सरकार पूरा इस पर ध्यान देता है, आप लोग सब सुने होंगे। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 2006 में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर को जानते ही हैं महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाते, अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 2006 में इस योजना को लाया गया था, एमएसएमई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने डैश को प्रतिस्थापित किया। कहता है नीति आयोग किसको प्रतिस्थापित किया, मतलब बदल दिया, तो भारत के योजना आयोग को बदल दिया। तो सबसे पहले समझिए कि योजना आयोग क्या था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था दोस्तों, योजना आयोग का गठन। उसी के स्थान पे नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। अभी अगर वर्तमान में ध्यान रखना है तो वर्तमान में याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीएम हो गए नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। और भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाते हैं। और वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है? तो उस समय एंटोनियो गुटेरस थे, लेकिन अगर आज पूछे आपसे तो आज भी याद रखिएगा। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस 31 दिसंबर 2026 तक, इसको रट के रखिएगा, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम 26 तक हमको रटना नहीं है। 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल के रूप में 9वें क्रम के बनाए गए हैं। ये अगर पूछा जाए आपसे कि यूएन के पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली उनका नाम था, जो कि नॉर्वे के थे। अच्छा, नेक्स्ट देखते, बान की मून भी बने हैं, सब बुतरस घाली भी बने हैं, कोफी अन्नान भी बने हैं, सब इसमें महासचिव बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है?
तो गणगौर, घूमर और कालबेलिया ये तीनों राजस्थान से संबंधित है, लेकिन लावनी नहीं है। लावनी कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। अच्छा, बहुत सारा पूछता है रिलेटेड, कुछ बोल देते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, बिहू। असम में, बिहार में जट जटिन, गुजरात में गरबा डांडिया, जम्मू कश्मीर में रऊफ, कर्नाटक में यक्षगान, केरल में कथकली, महाराष्ट्र में लावनी, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाउल, पंजाब में भांगड़ा, ये सब किया जाता है। डांडिया गुजरात में किया जाता है दोस्तों। ओडावा महाराष्ट्र में किया जाता है। गोबी महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह किया जाता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कौन है? महान्यायवादी विधि अधिकारी। तो भारत के महान्यायवादी, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। और भारत सरकार के पक्ष में किसी भी न्यायालय मतलब समिति में ये जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, एक चीज़ और यार, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी जो ये हैं वो संसद में भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन सदस्य नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अच्छा, देश लेवल पर तो महान्यायवादी होते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 165 में ये देखिए, राज्य के महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कि कैग बोलते हैं, उसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णन है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसने 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 2018 में मिला था, साइखोम मीराबाई चानू को मिला था दोस्तों। ये बहुत अच्छे वेट लिफ्टर हैं। अभी याद रखेंगे कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको 2018 मिला था, उस समय का करंट अफेयर था। लेकिन अभी वर्तमान में अगस्त 2021 में भारत सरकार ने भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अच्छा, अभी 2024 में याद रखिएगा, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत और परवीन कुमार को यही खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। हिमा दास के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, एक भारतीय धावक हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी भी जो हैं ये मतलब भारोत्तोलक ही हैं। अब मैरी कॉम मणिपुर के प्रसिद्ध जो हैं महिला बॉक्सर हैं, ये 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के विजेता रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। पिछले 1-2 सेट में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का करा दिया था भारत में, फिर भी कुछ बोल देता हूँ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बहुत पूछा है दोस्तों, गुवाहाटी में है। एक दाबोलिम याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए। टोकन या क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यानी कि धन के अभाव में तो वस्तु विनिमय। हमको याद है आज भी गांव में लोग, किसी को तिल का तेल होता है तो वो दे देता है, उसके बदले में करुआ तेल जिसको सरसों का तेल बोलते हैं वो लेता है। यानी कि वस्तु से जब वस्तु बिना पैसा के बदले में आदान प्रदान किया जाता है तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं दोस्तों। जो प्राचीन काल में बहुत तेज़ी से ये था। आटा के बदले दही, हमारी मम्मी छोटे थे तो देखते थे लाती थी, आटा के बदले दही, आज भी गांव में ऐसा होता है दोस्तों। और वस्तु विनिमय प्रणाली यह प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन जब से मुद्रा आया तो मुद्रा के प्रसार से वस्तु विनिमय प्रणाली में कमी होती गई, क्योंकि उसमें लोग इंटरेस्ट कम लेने लगे। अच्छा, भारत में सिक्कों का प्रचलन याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चालू हुआ है। और सबसे पहले कागज के नोट आविष्कार करने वाला देश कौन है? तो चीन है। समोच्च जुताई क्या है? सम मतलब बराबर, ओच मतलब ऊंचाई, यानी कि कुछ बराबर ऊंचाई पर जो जुताई होता है वो क्या होता है? तो समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई को समोच्च जुताई कहते हैं दोस्तों। समोच्च जुताई को सीढ़ी नुमा जुताई भी कहते हैं, जो कि जिसको कि झूम कृषि टाइप में भी बोलते हैं, झूम कृषि।
जो कि पहाड़ी ढलानों पे किया जाता है। इसी तरह से 2-3 एग्जाम्पल आएगा। समोच्च रेखा, तो मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले रेखा को मिलाने वाले रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं। समढाल रेखा, समलवनीय रेखा, समान लवन वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समलवनीय रेखा कहते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। समदाब रेखा, समान दाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कभी देखें गांव से रिलेटेड होंगे, जैसे हम लोग जब खेत की तरफ जाते हैं तो सूरज के मुख की ओर सूरजमुखी घूमते रहता है प्रकाश की ओर तरफ, तो उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं दोस्तों, फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, अगर तना के शीर्ष भाग या पत्ती का प्रकाश की ओर गति अगर होता है तो प्रकाश का अनुवर्तन कहते हैं। अगर पादप जड़ का गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गति होता है तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जैसे मान लिया कोई पेड़ है तो उसका जड़ गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो नीचे जाता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो जड़ नीचे की ओर नहीं जाएगा, जड़ पेड़ का ऊपर उठ जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण ही जड़ को नीचे ओर खींचता है, तो उसी को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अच्छा, पादप अंग का जल की ओर होने वाले गति को जलानुवर्तन कहते हैं। जल की ओर गति करेगा तो जलानुवर्तन, गुरुत्व दिशा में गति करेगा तो गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाश की गति में गति करेगा प्रकाश की दिशा में तो प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। बस ऐसे गति का नियम कौन दिया था दोस्तों? तो गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, 3 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में कहा जाता है। किंग ऑफ क्ले, क्ले का किंग, टेनिस खेलने वाला जो ग्राउंड होता है दोस्तों उसको क्ले बोलते हैं। जैसे बहुत सारा होता है ना, विभिन्न प्रकार के क्रिकेट का ग्राउंड बोलते हैं चाहे और कुछ चीज़ को, तो उसी तरह से बॉक्सिंग वाला ग्राउंड को जहाँ बॉक्सिंग खेला जाता है उसको रिंग बोलते हैं, तो उसी तरह से क्ले बोलते थे। क्ले का किंग किसे कहा जाता है? तो राफेल नडाल परेरा। राफेल नडाल को बजरी का बादशाह भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। लाल बजरी फ्रांस में टेनिस खेल के कोर्ट को कहा जाता है, फ्रांस में, इसीलिए बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। बहुत सारे खिलाड़ी का उपनाम है, जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को। हिटमैन रोहित शर्मा। द बाल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस, उड़न परी या गोल्डन गर्ल कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं। उसी तरह से डॉन ब्रैडमैन को द डॉन कहा जाता है। एक पेले हैं, विश्व के महान फुटबॉलर के श्रेणी में उनका नाम आता है, उनको ब्लैक पर्ल कहा जाता है। तो इस तरह से ये सब उपनाम जो होता है उसको भी ध्यान में रखिएगा। स्वच्छ और उपनाम से भी क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे लाल बाल पाल से किन्हें कहा जाता है, बापू के नाम से किन्हें कहा जाता है, चाचा के नाम से किन्हें कहा जाता है, तो ये सब पर भी ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए और उसी के आधार पर तैयारी करना चाहिए। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो खुला में शौच मुक्त करने के लिए भारत स्वच्छ भारत अभियान लाया दोस्तों। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती के शुभारंभ में। भारत का प्रथम शहर गंगटोक है, जो कि सिक्किम की राजधानी है, जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। भारत का पहला राज्य सिक्किम है, जो पूर्णतः शौच मुक्त, खुला में शौच मुक्त घोषित किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का चित्रण 2000 के नोट पे भी जो है चित्रित किया गया। खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो अमिताभ बच्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विलाप गीत है द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? इसको कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह जो है दोस्तों अवध के नवाब थे और 1856 में अवध के सत्ता से इन्हें पदच्युत कर दिया गया था। तो उसी समय जो है अपने राज्य से निष्कासित होने के समय यह गाना गाए थे, क्योंकि यह एक संगीतज्ञ भी थे, गायक, नर्तक और संगीतकार भी थे। बाजिद अली शाह ठुमरी संगीत विद्या के जनक भी कहे जाते हैं और बाजिद अली शाह अमजद अली शाह के पुत्र थे। तो ये तो चूंकि ये संगीतकार थे, गायक थे, इसलिए इन्होंने जब इनको 1856 में अवध के सत्ता से पदच्युत किया गया उसी समय गाना गाए थे कि बाबुल मोरा नहर छूटो जाए। यही ठुमरी गीत गाते हुए अलविदा हुए थे और इन्हीं के गानों को सब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उस समय अंग्रेज का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों मल्टी टैलेंटेड, जैसे वाजिद अली शाह गायक, नर्तक और संगीतकार थे, उसी तरह से एक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है कलाकार धनी थे प्रतिभा के, लियोनार्डो दा विंची, जो कि गायक, चित्रकार, संगीतकार, राजनेता सब कुछ थे वो लगभग। निम्नलिखित में कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है, यानी कि हमारे वॉइस के अनुरूप वो कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, काम नहीं करता है? तो कारवां का यूट्यूब पे प्रचार आता है दोस्तों, इसलिए कहता है कहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा, हर एक चीज़ पर पढ़ने वाले को एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। कारवां रेडियो का प्रचार सुनते होंगे यूट्यूब पर, आओ चले कारवां के साथ। जबकि एलेक्सा नाम सुने होंगे, सीरी, हे सीरी ये करो वो करो, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, हे एलेक्सा हमें गाना सुनाओ, ऐसे करके लोग को बोलते सुने होंगे। वो मोबाइल से जुड़ा कनेक्टेड रहता है और गाना सुनाने लगता है। तो गूगल असिस्टेंस भी है, आपकी आवाज़ को सुन के काम करता है। नीना, वीव, जीवो, गूगल नाउ, कोर्टाना, एलेक्सा सब ये दोस्तों वॉइस असिस्टेंस है, लेकिन कारवां नहीं है। सारे गामा म्यूजिक कारवां ऐसा करके आता है रेडियो के लिए प्रचार। विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। विटीकल्चर के माध्यम से सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। अच्छा, इसको समझिए कि विटीकल्चर में उत्पादन क्या होता है। तो विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है, अंगूर की खेती किया जाता है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अंगूर होता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक को कहा जाता है दोस्तों। भारत में नासिक क्षेत्र में प्याज भी सबसे ज़्यादा होता है, और संतरा नगरी नागपुर को भी कहा जाता है। नींबू और संतरा के लिए प्रसिद्ध है, ऑरेंज सिटी बोलते हैं। तो जैसे विटीकल्चर है, कुछ और हम लोग इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है उसमें। एपीकल्चर में शहद का पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन होता है उसमें। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान, कृषि, बागवानी ये सब का होता है। फ्लोरिकल्चर में फूल का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में क्या उत्तरदायी है? किस कारण से मनुष्य लंबा नहीं होता है बौनापन? तो पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि में बहुत सारे हार्मोन वगैरह डिसबैलेंस हो जाते हैं या फिर कमी होते हैं, तो उसी में जो है बौनापन आता है। एक हमको ध्यान में नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, शायद एसटीएच हार्मोन के अनुपलब्धता के कारण होता है। अभी हमारे मस्तिष्क से उठा हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है शायद यही होगा। एसटीएच हार्मोन के कमी के कारण बौनापन होता है। तो पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन जो होता है ना, पिट्यूटरी ग्रंथ से ही स्रावित होता है। इसीलिए तो वृद्धि हार्मोन, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा बढ़िया से काम नहीं करेगा तो बौनापन आएगा। अच्छा, मानव शरीर के सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, और उसी में थायरॉक्सिन हार्मोन मिलता है दोस्तों। इसकी कमी से गलकंड रोग हो जाता है, जिसको गाल देखिएगा गला बहुत ज़्यादा फूला रहता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। अग्नाशय अंतः तथा बाह्य दोनों प्रकार के ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्लैंड इसको बोलते हैं। अच्छा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं। और एड्रेनेलिन ग्रंथि को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन इसी से निकलता है दोस्तों, पैदा होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? तो CNR राव को नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। बाकी राजा रमन्ना, होमी जे भाभा और शेखर बसु, इनका नाभिकीय क्षेत्र में योगदान है। तो CNR राव, इनका योगदान क्या चीज़ में है? तो CNR राव का अंतरिक्ष विभाग से जुड़े थे, ये अंतरिक्ष क्षेत्र में इनका योगदान है। और राजा रमन्ना भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार थे। होमी जहांगीर भाभा के बारे में जान ही रहे, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना किए थे, उनके जनक कहे जाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि भारत में स्थापित पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? क्योंकि फर्स्ट में और लास्ट में आप लोग से कमेंट पूछते हैं। आप लोग बताइएगा कि भारत में स्थापित पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।